हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल टाइम सेवर एसएससी। सो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के जीएस के 25 क्वेश्चंस का एनालिसिस। जब भी आप बात करते हैं एनालिसिस की तो हमारे माइंड में सिर्फ दो बातें आती हैं, या तो कोई क्वेश्चंस के आंसर्स बताएगा या उन आंसर्स के पीछे का कंसेप्ट बताएगा। लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट आपको आता ही नहीं, तो वो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो तब आप एग्जाम में क्या करेंगे। एग्जाम में अक्सर आपको कुछ ऐसे सवाल देखने के लिए मिलते हैं जो आपके लिए नए होते हैं, जिनकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको नहीं होती। तब आप क्या करेंगे? क्या आप स्किप कर देंगे? क्या आप कुछ गलत टिक कर देंगे? क्या करेंगे आप? ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में आपका पॉइंट्स में मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो इस वीडियो के एंड तक आपको यही पता चलेगा कि जीएस के क्वेश्चंस को करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज को कैसे समझा जाता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि पूरा आपको क्वेश्चन आता हो तभी आप उसको कर पाएंगे, ये आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको क्या करना है, इनके बीच में बिकॉज या फिर क्यों लगा के पढ़ना है, क्योंकि। ठीक, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, असर्शन है आपका, हुमायूंस टॉम्ब वाज द फर्स्ट मेजर मुगल गार्डन टॉम्ब एंड डायरेक्टली इंस्पायर्ड द डिजाइन ऑफ ताजमहल। हुमायूं टॉम्ब पहला मुगल गार्डन टॉम्ब है जिसने इंस्पायर किया डिजाइन को, किसके? ताजमहल के। ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। हुमायूं और शाहजहां में से पहले कौन आया? हुमायूं आया। ठीक, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हुमायूं का जो मकबरा है उसने इंस्पायर किया हो ताजमहल को। सही बात। अगर आपको मुगल रूलर्स के सीक्वेंस नहीं याद है तो आप याद कर लीजिए अभी। बहू एक बार गिरी जहां शाही रंग था, बहू एक बार गिरी जहां शाही रंग था, बा से बाबर, हो से हुमायूं, एक बार से अकबर, गिरी जहां से जहांगीर, शाही से शाहजहां, रंग से औरंगजेब। ठीक है, बहू एक बार गिरी जहां शाही रंग था। जो मेन 6 रूलर्स हैं मुगल एम्पायर के, वो यही हैं। इसके बाद जो रूलर्स होते हैं उन्हें काउंट किया जाता है डाउनफॉल ऑफ मुगल्स में, राइट। इसके सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, रीजन देखते हैं। It introduced the Charbagh garden layout and double dome mausoleum style that became characteristics of later Mughal architecture. इंस्पायर्ड क्यों किया? क्योंकि उसमें भी चारबाग गार्डन लेआउट है और डबल डोम स्टाइल है, जिसने बाद वाले जितने भी मुगल आर्किटेक्चर है उनको क्या किया है? इंस्पायर किया है। तो ये बात तो सही लग रही है। और अगर आपने ताजमहल या फिर हुमायूं टॉम्ब में से कोई भी एक चीज़ देखी है, इवन फोटोज़ में भी, तब भी आपको पता होगा कि उसमें डबल डोम स्ट्रक्चर भी है और उसमें चारबाग गार्डन का लेआउट भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। विच एंशियंट रूलर्स एडमिनिस्ट्रेशन इज नोटेड फॉर इट्स हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता था? हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर दो तरीके से कर सकते हैं इसको, एक डायरेक्टली और एक ऑप्शनल एलिमिनेशन से। डायरेक्टली देखते हैं, इसमें हाईली सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। ऑप्शंस देख के आपको पता चल रहा है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने टीचिंग्स प्रोवाइड की थी? चाणक्य ने। चाणक्य की थ्योरी क्या थी, मेन थीम क्या थी? हाईली स्ट्रक्चर्ड सेंट्रलाइज्ड स्टेट। उसी तरीके से जो उनके स्टूडेंट हैं उनकी भी यही थीम होगी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। दूसरा देखते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन। हर्षवर्धन और पुलकेशिन सेकंड, ये दोनों पोस्ट गुप्ता के रूलर्स हैं। समुद्रगुप्त की बात करेंगे, इनका मेन काम था डिसेंट्रलाइजेशन का। जो समुद्रगुप्त फेमस हैं वो किस लिए फेमस है? डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, ना कि सेंट्रलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट्स द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जब भी आपसे कोई ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसमें स्टेटमेंट होगी और दो स्टेटमेंट उसमें एक दूसरे की अपोजिट होंगी। ठीक है, एक में बोला कि जाति जो है राग से निकलती है, एक में बोला राग जाति से निकलता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो 99.9% पॉसिबिलिटी है कि आंसर जो है आपका इन्हीं दोनों में से एक होगा। हर जगह आपको अप्लाई करना है ये। ठीक है, जब भी स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन होगा, चाहे ऑप्शंस में चाहे स्टेटमेंट्स में, जब भी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होंगी उनमें से एक आपका सही होगा। नॉर्मल अगर जनरलाइजेशन में बात करें हम, तो जब कोई गाना गाता है तो हम उसको बोलते हैं कि आपके राग सही नहीं है, आपके सुर सही नहीं है। ठीक है, यहाँ आप कितना सुरीला गाते हो, आपका राग कितना अच्छा है, इस तरीके से बोलते हैं। राग एक छोटी यूनिट हो गई। ठीक है, यानी कि राग जो निकल रहा है वो जाति में से निकल रहा है। जाति बड़ी चैप्टर को हम नहीं बोलते, हम छोटी यूनिट की बात कर रहे हैं। तो छोटी यूनिट जो है वो बड़ी जाति में से निकलती है। राग किससे इवॉल्व होता है? जाति में से इवॉल्व होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेजेस ऑफ लॉन्ग जंप। ठीक है, लॉन्ग जंप के फेजेस की बात कर रहे हैं, जरा देखते हैं सवाल क्या कहना चाहता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द एथलीट अटेन्स मैक्सिमम मोमेंटम बाय रनिंग ऑन द रनवे बिफोर टेक ऑफ। जो एथलीट है वो मैक्सिमम मोमेंटम लगाता है अपना, कैसे लगाता है? रनवे पे दौड़ के, टेक ऑफ से पहले। ठीक है,
सबको पता है, हमने मूवीज़ में भी देखा है, हमने नॉर्मल लाइफ में भी देखा है, जो भी एथलीट्स होते हैं वो पहले थोड़ा दौड़ते हैं, उसके बाद वो स्पीड में आते हैं, उनका मैक्सिमम मोमेंटम लगता है। ये बात तो सही है आपकी, तो पहली स्टेटमेंट सही होगी। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहे हैं ड्यूरिंग टेक ऑफ के टाइम पे द एथलीट पुशेज ऑफ विद द वीकर फुट टू मेंटेन बैलेंस। जब भी उसको मैक्सिमम मोमेंटम पे पहुंचना है अपने, तो वो वीकर फुट से कैसे स्टार्ट कर सकता है, वीकर फुट को आगे कैसे पुश कर सकता है। जब भी हम कोई सामान उठाते हैं, हम कोई काम करते हैं, तो भी हम अपना स्ट्रॉन्ग हाथ या स्ट्रॉन्ग पैर को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो इसी तरीके से सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी गलत हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। मैरी कॉम्स मोस्ट रिसेंट इंटरनेशनल गोल्ड मेडल वॉज वॉन एट विच टूर्नामेंट। बढ़िया क्वेश्चन है ये। मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था। दो तरीके से ये भी हो सकता है, एग्जामिनर आपको पजल करने की कोशिश करता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। एग्जामिनर आपको आंसर क्वेश्चन में ही दे देता है, बस वो कहता है कि आप ढूंढो, अपने सेंसेस का इस्तेमाल करो, अपनी एनालिटिकल थिंकिंग का यूज़ करिए। इसमें ऑप्शन देखिए, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स, ये तीनों ही बड़े बड़े नाम हैं, राइट। लेकिन इसमें एक दे रखा है प्रेसिडेंट्स कप। ये प्रेसिडेंट कप क्या है, ये है सिंगल इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप इनविटेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट। तो ये आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से इजीली हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 प्राइमरीली इंट्रोड्यूस चेंजेस इन द कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन इन विच टू डिस्टिंक्ट एरियाज। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए। अगर आपको याद है तो हमने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1773 का, उसमें पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी पे कंट्रोल करना शुरू किया था, राइट। यानी कि ये इनका फर्स्ट एक्ट था। जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम क्या करेंगे, सेटलमेंट शुरू करेंगे। सबसे पहले हम सेटल होंगे एक जगह पे। सेटल होने के लिए पहले तो डायरेक्ट भी आप इसका आंसर कर सकते हो, दूसरा ऑप्शन एलिमिनेशन से बताते हैं। हम पहले ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, सबसे लास्ट। प्रिंसली स्टेट और फॉरेन पॉलिसी से रिलेशन बिल्ड करोगे। पहले हम स्टेबल होंगे, और स्टेबल हो रहे थे ब्रिटिशर्स कहाँ पे, बंगाल में। जुडिशियल, रिवेन्यू, मिलिट्री, ट्रेड, ये जो चारों चीज़ें हैं ये माइक्रो यूनिट्स हैं एक तरीके से, ठीक है, माइक्रो यूनिट्स। लेकिन ऑप्शन सी अगर आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि जो कंपनी है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसका घर पे है, लेकिन वो टेरिटरी कंट्रोल कर रही है इंडिया में आके। ब्रिटिशर्स यही तो कर रहे थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज वाटर शेयरिंग ट्रीटीज विद इट्स नेबर्स। यहाँ पे वाटर ट्रीटी की बात हो रही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी, द महाकाली ट्रीटी साइंड विद नेपाल इन 1996 इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ द महाकाली रिवर एंड द पंचेश्वर प्रोजेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी, गंगा वाटर ट्रीटी साइंड विद बांग्लादेश इन 1996 अलाउज फॉर शेयरिंग ऑफ गंगा वाटर्स एट फरक्का थ्रू आउट द एंटायर ईयर। इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझिए कि जब भी एक्सट्रीम वर्ड्स आते हैं किसी भी स्टेटमेंट में, तो आपको उस स्टेटमेंट को पहले ही एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। कोई भी एक्सट्रीम वर्ड का मतलब होता है जो 100% पॉसिबिलिटी को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है थ्रू आउट द एंटायर ईयर, ठीक है, तो ये क्या है, 100% पॉसिबिलिटी हो गई। आपको दे रखा होता है मैक्सिमम, ओनली, ऑलवेज, है ना, ये क्या है, हमेशा वाले 100% पॉसिबिलिटी वाले वर्ड्स हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं समटाइम्स, है ना, या फिर हम बात कर रहे हैं ऑफन की, तो ये सारे क्या हैं, 50% वाले वर्ड्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स। तो नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स को आप सपोर्ट करेंगे और एक्सट्रीम वर्ड्स को आप एलिमिनेट कर देंगे। और जब भी दूसरा ये बात ध्यान रखेंगे, पहले तो ये हो गई कि एक्सट्रीम वर्ड्स को हटाना है, नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स को सपोर्ट करना है। सेकंड बात ध्यान रखनी है कि जब भी दो स्टेटमेंट होती हैं उनमें से एक स्टेटमेंट जब गलत होती है तो दूसरे के सही होने के चांसेस आपके फुल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें एक स्टेटमेंट गलत हो गई तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि पहली भी सही हो। अब एक बार इसको वैसे भी समझ लेते हैं कंसेप्ट के हिसाब से। जब भी वाटर ट्रीटी की बात करेगा, आप एक बात बताइए, किसी भी चीज़ की संधि करनी है हमें, डीलिंग करनी है, ट्रीटी मतलब संधि, डील, तो हम क्या करेंगे, जब हमें ज़रूरत होगी तब होगी वो डील, तब होगी वो ट्रीटी। वाटर की नीड हमें ऑल थ्रू आउट द ईयर नहीं होती है। हमें कब नीड होती है उसकी, हमें नीड होती है जब हमारे पास गर्मी का सीज़न आता है, जब हमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ड्राई सीजन में, ठीक है। विंटर सीजन में, मानसून सीजन में तो हमें नहीं होती उतनी नीड। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन 1, यानी कि ओनली 1 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अंडर द SLKIC वर्टिकल ऑफ खेलो इंडिया, ठीक है,
डैश केंद्रीय विद्यालयस हैव बीन अडॉप्टेड इन पार्टनरशिप विद केवीएस। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल में केवीएस के साथ साझेदारी में डैश केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया। कितने केंद्रीय विद्यालय थे उसमें? स्कूल पर्सपेक्टिव से बात हो रही है, ठीक है। पहले तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें सबसे मैक्सिमम सबसे मिनिमम दोनों को हटा दो। मैक्सिमम मिनिमम हटाएंगे तो 3 और 6 हट जाएगा। ऑप्शन 2 बचे हैं अब हमारे पास, 4 और 5। जब भी स्कूल की बात कर रहा है, अगर वो 5 लोकेशंस पे लेगा तो 5 लोकेशंस होंगी कौन सी? ये तो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर 4 लोकेशंस लेता है तो 4 लोकेशंस हमारा सेंस बन रहा है कि भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में 4 लोकेशंस को ले सकता है वो, और यही इसका राइट आंसर है। राइट आंसर क्या है? 4। नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 बाय सुनील गंगाध्याय। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें क्या किया इन्होंने, स्टेटमेंट में बता दिया आपको कि बुक का नाम है द एडवेंचर्स ऑफ काका बाबू वॉल्यूम 1 और ऑथर का नाम क्या है? सुनील गंगाध्याय। आप एक बात बताइए, इतनी बात में आपको समझ आ गया होगा कि ये इनकी बायोग्राफी है फिर ऑटोबायोग्राफी नहीं है। ना किसी की बायोग्राफी है ना ये ऑटोबायोग्राफी है। जब भी कोई बुक होती है, कोई नोवेल होती है, तो उसके टाइटल से आपको उसका कॉन्टेक्स्ट समझना होता है, ठीक है। तो इनके टाइटल से हमें समझ में आ रहा है ना ये बायोग्राफी है ना ये ऑटोबायोग्राफी है। अब इसमें एक कैरेक्टर की बात तो हुई है काका बाबू की, ठीक है, तो ये एक तरीके से नॉन फिक्शनल कैरेक्टर हो गया। कैसा हो गया? मतलब फिक्शनल कैरेक्टर हो गया, नॉन फिक्शनल नहीं, फिक्शनल कैरेक्टर, ठीक है, जो इमेजिनेशन वाला है एक तरीके से। फिक्शनल कैरेक्टर हो गया काका बाबू। अब इसने दूसरा कीवर्ड दे दिया हमें एडवेंचर्स। कीवर्ड्स पे बात होती है हमेशा, देखिए इतने सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको सिर्फ कीवर्ड्स के बेसिस पे बताए हैं, ठीक है। एडवेंचर्स पे बात करते हैं। एडवेंचर जो वर्ड इसने दिया है, एडवेंचर का इसने हमें हिंट देने की कोशिश की है, या तो एडवेंचरस चीज़ है, या तो कोई हिडन चीज़ है, या तो कोई मिस्ट्री है, मतलब कुछ बढ़िया है ना, जिसमें कुछ थ्रिल हो थोड़ा। तो अब इसके स्टेटमेंट्स देखते हैं, क्वेश्चन से हम इतनी बात समझें। फर्स्ट है अ पायनियरिंग बंगाली एडवेंचर नोवेल फीचरिंग डिटेक्टिव काका बाबू विद मिस्ट्री एंड कल्चरल थीम्स। पहले तो कीवर्ड मैच हो गया, एडवेंचर एडवेंचर और मिस्ट्री भी, ये पहले वाली तो सही होनी चाहिए हमारी, ठीक है। दूसरी देखते हैं, अ पॉलिटिकल सटायर ऑन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन गवर्नेंस। कुछ समझ नहीं आया, स्किप करते हैं। तीसरी देखते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी थी नहीं, तो ये तीसरी गलत हो जाएगी। तीसरी हटाइए आप, ये तीसरी हटी, तीसरी हटी, पहले होनी चाहिए तो ये भी हट गई, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन पॉलिटिकल लीडर एड्रेस्ड अ स्पेशल सेशन इन 2025 ऑन एनवायरमेंट COP30 एंड ग्लोबल हेल्थ। कॉप की फुल फॉर्म होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। अब अगर आप इसमें बहुत इजीली क्या 2-3 तरीके से कर सकते हो इस सवाल को। पहले तो आप इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लो, ठीक है, इनकी मिनिस्ट्रीज को देख के हटा दो, एलिमिनेट कर दो। दूसरा, जब भी कोई ऐसी इंटरनेशनल मीटिंग की बात होती है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की बात होती है, और अगर ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर का जिक्र होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जिक्र होता है, तो हमेशा वही इसका राइट आंसर होता है, ठीक है। दूसरा तरीका हो गया कायदे में, वैसे तो ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन है, लेकिन क्या इसमें करंट अफेयर की नॉलेज की ज़रूरत थी आपको? इसमें क्या नॉलेज की ज़रूरत थी आपको? बेसिक सेंस की, बेसिक नॉलेज की। आपको पता होना चाहिए कि किसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, आपको पता होना चाहिए कि ये एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। हम यहाँ आपको सिखा रहे हैं नज़रिया, सवाल को देखने का नज़रिया, ठीक है। पीयूष गोयल की कौन सी मिनिस्ट्री? कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है, एलिमिनेट हो गया, कॉमर्स इंडस्ट्री की बात नहीं हो रही इसमें। हरदीप पुरी की कौन सी मिनिस्ट्री है? पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, या फिर अर्बन अफेयर्स कह लो, ठीक, दोनों ये भी एलिमिनेट हो गए। एस जयशंकर की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, वो डिप्लोमेटिक मीटिंग्स वगैरह, फॉरम वगैरह, बायलेटरल फॉरेन पॉलिसीज पे ध्यान देते हैं। ये कॉप का तो उनका कोई काम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोदी जी, नरेंद्र मोदी, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following types of landslides involves backward rotation of the slipping material? अब कीवर्ड उठाइए, कीवर्ड क्या है? बैकवर्ड रोटेशन, स्लिपिंग मटेरियल। स्लिपिंग मटेरियल है, बैकवर्ड रोटेशन की बात हो रही है, आगे नहीं पीछे की ओर, ठीक है। स्लाइड की बात कर रहे हैं, तो स्लाइड कभी भी बात आती है तो स्लाइड का मतलब होता है फिसलना, फ्लैट जगह पे फिसलना, ठीक है। मैं फिसल गया, कहते हैं ना मैं फिसल गया, वो नीचे फ्लोर ज़्यादा वो था, चिकना था, मैं फिसल गया। तो स्लाइड की बात होती है जब भी, तो फ्लैट सरफेस की बात करते हैं हम। फॉल की बात होती है, फॉल में हम डायरेक्ट गिरने की बात करते हैं, हम किसी डायरेक्शन में घूमने की बात नहीं करते, ना हम रोटेट होने की बात करते हैं, ठीक है। स्लाइड में भी हम रोटेट की बात नहीं करते, तो रोटेशन कीवर्ड से स्लाइड, फॉल, ये तीनों एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन आपका एक ही बचा, स्लम्प, राइट। नेक्स्ट देखते हैं,
व्हाट इज मीन बाय पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सेंसस का बेसिक है ये तो, ठीक है, पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन का दोबारा से क्वेश्चन आ गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकर्स व्हेन डेथ रेट्स डिक्लाइन रैपिडली बट बर्थ रेट रिमेन हाई, ठीक है। नेक्स्ट है, रीजन दे रखा है इसका, सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंजेस इंस्टेंटली विद इम्प्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर। अगर आपको ध्यान है कि अभी मैंने वीडियो में बताया था आपको कि एक्सट्रीम वर्ड्स को हटा दीजिए, इंस्टेंटली, तुरंत हो गया, एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना ये, तो इसको हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, रीजन के हटते ही सही क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ठीक। बाकी कंसेप्ट भी देख लो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगा, जब डेथ रेट तो कम हो गए, ठीक है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई है। और रीजन में बात कर दी इसने कि जैसे ही हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट हुआ, इंस्टेंटली सोसाइटल रिप्रोडक्टिव बिहेवियर में भी चेंज हो गया। इंस्टेंटली तो कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ अप्लाइंग जनरेटिव डिजाइन इन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग। अब सवाल में आपको कीवर्ड देखना है, कीवर्ड हमने उठाया एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग। जब भी एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग की बात करेगा तो एक बात हमेशा कॉमन रूल इसका ध्यान रखना है आपको, मास हमेशा इसमें कम होता है और रेजिलियंस हमेशा ज़्यादा होता है। मास हमेशा कम होगा, रेजिलियंस हमेशा ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी कि लाइट वेट होगा और स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो हमने ये जो मेन चीज़ समझी, बेसिक आइडिया जो समझा, इसके हिसाब से देखते हैं कोई ऑप्शन में हमारा बैठ रहा है आंसर या नहीं। फर्स्ट दे रखा है फैसिलिटेटिंग सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ मल्टी पेलोड प्लेटफॉर्म्स इन शेयर्ड बस स्ट्रक्चर, नहीं मिला कुछ भी। सेकंड दे रखा है ऑप्टिमाइजिंग मैकेनिकल कॉन्फ़िगरेशन फॉर मिनिमम मास एंड मैक्सिमम स्ट्रक्चरल रेजिलियंस, यही है हमारा आंसर। यही हमने बेसिक फंडामेंटल पढ़ा था अभी एरोस्पेस इंजीनियरिंग का, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स की हाल फिलहाल में ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड की है जिसमें आपको सेल ऑर्गेनल्स के बारे में बहुत डिटेल में, बहुत इजी वे में समझाया है, इतना इजी वे में कि आपको साइंस कभी बोरिंग नहीं लगेगी। फिर लाइजोसोम्स की बात करते हैं तो लाइजोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, वेस्ट को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अगर सेल के अंदर कोई पार्ट खराब हो गया तो वो भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो भी खा जाते हैं, और अगर पूरी सेल खराब हो गई तो उसको भी खा जाता है, इसलिए इसे सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या हुआ, डाइजेशन, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। फोटोसिंथेसिस कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम कहाँ होते हैं, राइबोसोम होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, रफ ईआर में। एनर्जी प्रोडक्शन कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हो। किस फॉर्म में करता है, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी की फुल फॉर्म क्या है, एंडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोरेज की बात करेंगे तो डीएनए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे सवाल दे रखा है आपको स्टेटमेंट वाला, किसके रिगार्डिंग, आर्टिकल 270 के रिगार्डिंग। अब अगर हमें डिटेल में नहीं भी पता तो बेसिक चीज़ों से हम समझ सकते हैं इसको। अब देखिए, आर्टिकल 270 गवर्न्स द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इंक्लूडिंग प्रोसीड्स फ्रॉम जीएसटी। जीएसटी क्या करता है, यूनियन स्टेट में शेयर करता है टैक्स की पावर को, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोल रहा है, आफ्टर द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 270 इंक्लूड्स प्रोविजन फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवेन्यू फ्रॉम यूनियन टैक्सेस एंड जीएसटी। दोनों स्टेटमेंट में 270 की बात की गई है, दोनों स्टेटमेंट में जीएसटी की बात की गई है। और दूसरी स्टेटमेंट में एक चीज़ आपको बता दी छोटी सी कि 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जीएसटी का। तो अगर आपको जीएसटी के बारे में इतना पता है तो आप कहेंगे सही बात है, ये जीएसटी का अमेंडमेंट क्या है, 101, ठीक है। तो 2 तो आना चाहिए आपके स्टेटमेंट में। अब 2 किस किस में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, हटा दो, 2 ऑप्शन बचे अब हमारे पास, ठीक है। अब एक बार पहली स्टेटमेंट देखो, पहली में और दूसरी में 270 भी है, जीएसटी भी है, दोनों में टैक्स शेयरिंग की बात भी हो रही है। तो ये अगर सेकंड सही है तो फर्स्ट भी सही होगी, क्योंकि फर्स्ट में ऐसी कोई डिफरेंट बात नहीं कही गई है। लेकिन अगर आप थर्ड देख रहे हो तो थर्ड में एक वर्ड यूज़ किया गया है इसमें, सेस, ठीक है। सेस या फिर सरचार्ज, ये 2 वर्ड्स अगर आपको दिखेंगे तो ये डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते सेस और सरचार्ज। ये सेंट्रल जो होता है डायरेक्टली स्पेसिफिक पर्पस के लिए इन्हें रखता है, सेस और सरचार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अर्थ रेडियस वर रिड्यूस्ड बाय 1%, अगर अर्थ का रेडियस रिड्यूस हो जाए 1% से, वाइल इट्स मास रिमेन्ड अनचेंज, उसका मास चेंज नहीं हुआ है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट इट्स सरफेस, ठीक है। अब आपको बताना है कि अर्थ का रेडियस 1% से कम हो रहा है लेकिन मास उतना ही है, ठीक है।
तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होगा? अगर एक बात बताइए, रेडियस, अगर आप एक जगह पे खड़े हुए एक गोले पे, अब वो साइज उसका छोटा हो गया तो आप सेंटर के और पास जाओगे। सेंटर के और पास जब भी जाते हैं हम, तो हमारे को इतना पता है कि अर्थ के पास जितना आप जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी। सही, सेंटर के पास जितना जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होनी चाहिए। डिक्रीज वाले ऑप्शन काट दीजिए, बी वाला गलत हो जाएगा, डी वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें पजल करने के लिए आपको दे दिया 1% रिड्यूस कर रहे हैं तो 1% बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस पर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सरफेस पर डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस के स्क्वायर की अगर बात करोगे तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपका? इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 2%। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी हेल्ड इन पुलिस कस्टडी इन टोटल इवन इफ रिमांडेड पीरियडिकली बाय अ मजिस्ट्रेट। यानी कि कह क्या रहा है सवाल में? ये कह रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड कर लिया जाए। तब भी एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक छोटी सी हिंट और दे दूं आपको, ट्रिक और स्ट्रेटेजी कह सकते हैं आप। जब भी आपको एग्जाम में किसी भी ऑप्शन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ब्रैकेट में इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कुछ एक्स्ट्रा होगा बाकियों से, तो वो सही होता है। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है ब्रैकेट में, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में? सवाल के कॉन्टेक्स्ट में ही, फॉर इनिशियल रिमांड एक्सटेंडेबल। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका पहली बार में ही सही करना है आपको। बाकी आगे के लिए भी ध्यान रखना, कितनी होती है समय अवधि? 15 दिन होती है। अभी हम आप पे फोकस कर रहे हैं कि आप नज़रिया देखें, आप सीखें कि सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, इसके बाद हम धीरे धीरे इसमें कंसेप्ट डालना भी शुरू कर देंगे ताकि वो आपकी हैबिट का पार्ट हो जाए। अगर अभी वीडियो में कंसेप्ट भी डालेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आप एक हैबिट क्रिएट कीजिए, उसके बाद हम आपको कंसेप्ट भी सिखाना शुरू करेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 डेज। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द एज रेंज फॉर फार्मर्स टू एनरोल इन द प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना PMKMY। अब आप याद करोगे कि मैंने बोला था मिनिमम और मैक्सिमम हटा दो, लेकिन वो मैंने कहाँ बोला था? नंबर्स में बोला था। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे एज रेंज दे रखी है आपको। ठीक है, नंबर्स तो हैं लेकिन नंबर्स की फॉर्म में नहीं, एज की फॉर्म में। अगर कोई भी स्कीम की बात की जाए आपसे कभी भी, तो स्कीम मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक होती है। ठीक है, और जब भी मनधन की बात कर रहा है तो ये एक तरीके से पेंशन की बात कर रहा है। पेंशन तो मैक्सिमम तक जाएगी। अब यहाँ पे मैक्सिमम की बात करो, वैसे तो 50 है, लेकिन 50 की शुरुआत किससे हो रही है? 25 से, गलत। 21 से, गलत। 18 और इन दोनों में मैक्सिमम एज क्या है? 40 वाली, तो 18 से 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, असर्शन रीजन आ गया फिर से। असर्शन दे रखा है, उड़ान स्कीम इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी। उड़ान की फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। और ये किसकी बात कर रहा है? एयर कनेक्टिविटी की बात कर रहा है, वो भी रीजनल एयर कनेक्टिविटी। तो ये तो सही हो गई, सेट बैठ गई। तो असर्शन सही है हमारा। रीजन देखते हैं, क्योंकि इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल वेबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। अभी ये किसी गैप को फिल करने की बात कर रहा है, और वो भी गवर्नमेंट के द्वारा। आप एक बात बताइए, स्कीमें गवर्नमेंट कर रही है, फुलफिल कर रही है गैप को, और उसके बाद वो किसी चीज़ को एनहेंस यानी कि किसी की क्वालिटी अच्छी करने की बात कर रही है। तो क्या ये दोनों सही नहीं लग रहे आपको? दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे? उड़ान स्कीम जो है इम्प्रूव करती है रीजनल एयर कनेक्टिविटी को, क्योंकि ये प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल वेबिलिटी गैप फंडिंग टू एयरलाइंस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ। जब भी असर्शन रीजन मिलेगा तो आप क्या करेंगे? पहले तो बिकॉज लगा के देखो, क्योंकि लगा के देखो। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रही, स्टेटमेंट थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, तो आप क्या करो? कीवर्ड्स देखो, क्या दोनों के कीवर्ड्स मैच हो रहे हैं? क्या कोई अलग तरीके का कीवर्ड तो नहीं है किसी स्टेटमेंट में? और अगर है तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जब सवाल आते रहेंगे उस तरीके के, तो हम उस तरीके से भी बताएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 बाय ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स विच 2 सिटीज रिटेन देयर टॉप पोजीशन। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन 2 शहरों में अपना टॉप स्थान बरकरार रखा है अभी भी? अब पहली बात तो, अगर इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स यानी कि टॉप सिटीज़ की बात कर रहा है ये, इकोनॉमी में वो भी। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो सबसे वर्ल्ड के 2 पावरफुल कंट्रीज़ कौन सी हैं? USA और UK। और इन दोनों की सिटीज़ दे रखी है ऑप्शन में, लंदन और न्यूयॉर्क। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लाइट इंडस्ट्रीज इज करेक्ट। कीवर्ड क्या है? लाइट इंडस्ट्रीज।
पहले में दे दिया दे प्रोसेस हैवी ओर्स, गलत हो गया। दे प्रोड्यूस लार्ज स्केल, गलत हो गया। दे रिक्वायर बल्कि एंड हैवी रॉ मटेरियल, बल्कि एंड हैवी, गलत हो गया। लास्ट क्या है, यूज लाइट मटेरियल्स टू मेक कंज्यूमर गुड्स। एग्जामिनर चाहता है कि आप पेपर निकालो, एग्जामिनर चाहता है कि आप पेपर निकालो, बस आपको क्या करना है, सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, आपको सही वे की ज़रूरत है, ठीक है, जो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं बिल्कुल मानती हूँ और ये बात ज़रूरी भी है और सही भी है, आप भी अपनी बात, आप इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, क्वेश्चंस को करने का तरीका ज़रूरी है, ट्रिक्स ज़रूरी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कंसेप्ट भी ज़रूरी है, इसके साथ साथ सही मेथड्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो सभी को कंबाइन करके पढ़ने की ज़रूरत है अभी आपको। अब आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो सही स्ट्रेटजी और स्मार्ट वर्क के साथ करेंगे हम अपनी प्रिपरेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, शेड्यूल्स मैं आपको याद करवा चुकी हूँ, अगर आपको नहीं याद है तो कमेंट सेक्शन में शेड्यूल टाइप करेंगे तो हम आपको एक शॉर्ट क्रिएट करके देंगे शेड्यूल का। वैसे ही शेड्यूल 7 में क्या आता है, फेडरल स्ट्रक्चर आता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब है 3 लिस्ट, ठीक है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। A coastal city implements a plan to build sea walls and elevate buildings in response to rising sea level. This action primarily falls under which category of climate change response? एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाने और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्यवाही मुख्यतः जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया की किस श्रेणी में आता है? आप एक बात बताइए, सबसे पहले इसके कीवर्ड उठाते हैं। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज किस किस में है, ए में है और डी में है, ये दोनों ऑप्शन बीच के कट गए, बहुत बढ़िया। अब इसमें क्लाइमेट चेंज तो दिया है, लेकिन 2 वर्ड्स दिए हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। मिटिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रोक दिया, होने से पहले ही रोक दिया। अडेप्टेबिलिटी का मतलब होता है कोई चीज़ हो रही है उसको नहीं रोक सकते, बस आप खुद को ही प्रिवेंट कर सकते हो उस चीज़ से, खुद का बचाव कर सकते हो उस चीज़ से, ठीक है। तो अडेप्टेशन मतलब हो चुकी वो चीज़, अब आपको देखना है कि आपको बचना कैसे है उसमें। मिटिगेशन की होने से पहले ही रोक दिया। अब आपके दीवार बनाने से ऐसा तो नहीं होगा कि समुद्र का जो स्तर होगा वो ऊपर नहीं जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको बस अपने तक आने से रोक रहे हैं, हम सिर्फ एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, हमने प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं किया। तो प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दोगे तो मिटिगेशन हो जाएगा, और अगर आपने सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढना है तो अडेप्टेशन हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट देखते हैं, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी एंश्योर्स अ सैटेलाइट मेंटेन्स इट्स ऑर्बिट विदाउट कॉन्टिन्यूअस प्रोपल्जन? कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा ये सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें, अपना ऑर्बिट बनाए रखें, ठीक है। आप एक बात बताओ, किसी का मास ज़्यादा होने से वो उस जगह पे घूमता रहेगा? ऐसा पॉसिबल है? नहीं है, गलत बात है। ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल की बात करोगे अगर, तो मान सकते हो बच्चे गलत भी कर देंगे, यहीं पे कंफ्यूज होके, उन्हें लगेगा कि खींच के पकड़ के रखेगा वो उसको, इसलिए वो घूमता रहेगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर ग्रेविटेशनल पुल होगा तो वो तो धरती पे आके गिर जाएगी ना, ज़मीन पे आके गिर जाएगी सैटेलाइट। ग्रेविटेशनल पुल तो गलत हो गया। ग्रेविटेशन के होने से ग्रेविटेशनल पुल के होने से ज़रूरी नहीं है कि वो इस जगह पे घूमता रहे। लास्ट देखो, एटमॉस्फेरिक ड्रैग। ड्रैग का मतलब है रेजिस्टेंस या फिर फ्रिक्शन की रुकावट। फ्रिक्शन स्पीड को स्लो करता है, ऑर्बिट मेंटेन नहीं होने देगा, तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। ये तो हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से किया। बाकी आप क्या करते हैं, अगर सिर्फ कीवर्ड उठाते तब भी आपको पता चल जाता ऑर्बिट की बात हो रही है, और ऑप्शन में क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, यही इसका राइट आंसर है, ठीक है। विदाउट कॉन्टिन्यूस प्रोपल्जन का मतलब होता है कि इंजन बंद होने के बाद भी वो चल रहा है, मोशन में है, स्पीड मेंटेन है उसकी, ठीक है। इसी के साथ आपके 25 क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है आपको, वो आपको पता है, ठीक है। अब मेन चीज़ जो है आपकी, इसमें 3 स्टेप फॉर्मूला फॉलो करना है आपको, 3 स्टेप रूल, 3 स्टेप फॉर्मूला, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। और क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, अगर सिर्फ क्वेश्चन की बात करें तो जब भी जीएस का आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है इंग्लिश में। अगर उसमें कोई ऐसा कीवर्ड है जो आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक बार हिंदी में करके पढ़ेंगे, फिर उसके 4 ऑप्शंस भी ज़रूर पढ़ेंगे, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो चाहे ना आता हो। क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, यानी कि उसको समझना है क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके ऑप्शंस भी देखने हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया। अब करना कैसे, वो 3 स्टेप फॉर्मूला है। पहले वो क्वेश्चन या तो डायरेक्टली होगा कि डायरेक्ट आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, आपने उसको टिक कर दिया। दूसरा स्टेप, अगर वो क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ नहीं है या फिर 50-50 आपको लग रहा है कि उसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा है लेकिन डायरेक्टली नहीं पढ़ा, तब स्टेप 2 फॉर्मूला यूज़ होगा आपका। सीक्वेंस है, सीक्वेंस नहीं तोड़ेंगे तो आपके हमेशा सही होंगे, अगर सीक्वेंस में जंप करेंगे तो आपके सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ क्यों। स्टेप 2 में आपको क्या करना है,
कीवर्ड्स पे फोकस करना है, सेंस पे फोकस करना है, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से जोड़ के फोकस करना है। सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जाए कि खासी हिल्स कहाँ पे हैं, ठीक है, आपने खासी हिल्स नहीं पढ़ी, सपोज आपने हिल्स का चैप्टर ही नहीं पढ़ा, लेकिन आपको इतना पता है क्लाइमेट वाले चैप्टर में पढ़ के कि जो खासी हिल्स है वहाँ पे ना सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसिन राम में, खासी हिल्स पे, शिलोंग प्लेट्यू पे, मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। आपको पता चल गया कहाँ पे, मेघालय में। लेकिन क्लाइमेट चैप्टर तो नहीं पूछा था उस क्वेश्चन में, उसमें तो पूछा था खासी हिल्स कहाँ पे। तो क्या हुआ, इंटरकनेक्टेड थे टॉपिक। जीएस की यही खासियत होती है कि टॉपिक्स जो होते हैं इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो आपने वो टिक कर दिया सही, ठीक है। और स्टेप 3 क्या है आपका, स्टेप 3 में होता है ऑप्शन एलिमिनेशन, नंबर्स की ट्रिक जो मैंने आपको बताया, मिनिमम मैक्सिमम, स्टेटमेंट वाले जो मैंने आपको बताया कि दो में से एक स्टेटमेंट गलत होती है हमेशा, कीवर्ड्स जो आपको देखने होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, नॉन एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, है ना। तो ये सारी जो स्ट्रेटजी होती है मेन, जो वन व्यू वाली होती हैं वो होती हैं। लेकिन आपको पहले सवाल को अच्छे से पढ़ना है। आप अगर जंप करेंगे, आप मान लीजिए आपको सवाल आता हुआ होगा, आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा है, लेकिन आपने क्या किया, उसमें सबसे पहले एक्सट्रीम वर्ड्स लगा दिए, सबसे पहले आपने उसमें कोई ट्रिक लगा दी, सबसे पहले आपने उसमें सेंस देखना शुरू कर दिया। ज़रूरत ही नहीं है उसकी, सवाल पढ़ो तो सही से पहले, ठीक है। क्या पता वो आपको आता हुई डायरेक्टली। एग्जामिनर भी बहुत स्मार्ट है, तभी वो आपके पेपर बना रहे हैं। तो आप एक बात समझ लीजिए कि एग्जामिनर चाहते हैं कि वो आपका पेपर निकले, पर आपको क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी को सही करना है, अपना वे ठीक करना है पढ़ने का। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।